हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रूपेंद्र कुमार मौर्य। आज जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में चर्चा करूंगा। अगला चैप्टर है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है? बहुत साधारण शब्दों में नॉमिनेटिव माने होता है कर्ता और एब्सोल्यूट माने होता है पूर्ण। अगर उसकी पूरी बात की जाए कि चैप्टर में कहना क्या चाहता है तो नाम मात्र का निरपेक्ष भी कह सकते हैं या फिर कर्ता का सुनिश्चय, कर्ता का जो सुनिश्चितपन होता है उसको दर्शाने की प्रक्रिया को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहा जाता है। तो ये हो गया चैप्टर का नाम। अब विशेष इंट्रोडक्शन में देखेंगे, बहुत ही इजी है करना। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जब दोनों वाक्य के सब्जेक्ट्स अलग अलग हों। पूरी बात समझ लीजिए। जब दोनों वाक्य के, यानी हम सिंथेसिस में दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाने की प्रक्रिया को महत्व दे रहे हैं, तो जब दोनों वाक्य के सब्जेक्ट्स अलग अलग हों तथा उनमें एक वाक्य में कारण अर्थात रीजन व दूसरे वाक्य में परिणाम दिखाया गया हो, तो ऐसी दशा में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल के आधार पर आपको बता देता हूं पहले कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में दो वाक्य कैसे और कर्ता का रीजन और रिजल्ट कैसे होता है। जैसे पहले वाक्य में दिया है द कॉलेज वाज ओवर और दूसरे में दिया हुआ है द बॉयज वेंट होम। मैं भी इसके नियम के बारे में बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतनी बात कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट्स अलग अलग हों। तो दोनों वाक्य के सब्जेक्ट्स, एक में सब्जेक्ट कॉलेज है और दूसरे में बॉयज है, अलग हैं, तथा उनमें एक में कारण, तो कारण क्या है? कॉलेज का समाप्त होना, ये कारण है। और दूसरे में उसका परिणाम और रिजल्ट क्या है कि बच्चों का घर जाना। बात को पूरी तरह समझ लीजिए। पहले वाक्य में कारण है कि स्कूल बंद हो गया और रिजल्ट यानी परिणाम है कि बच्चे घर चले गए। तो जब इसको कंबाइंड करेंगे तो यहाँ पर हम नियम की कोई चर्चा नहीं करेंगे, अभी हम बता रहे हैं। तो द कॉलेज बीइंग ओवर द बॉयज वेंट होम। ये हम सिर्फ इतना बताना चाहते थे कि दोनों वाक्य के सब्जेक्ट अलग अलग हों तो अलग हैं। एक में कारण है तो कारण है स्कूल का बंद होना और रिजल्ट यानी परिणाम है कि बच्चों का घर जाना। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब इसके हम रूल्स के बारे में समझेंगे। रूल नंबर 1, यदि रीजन वाले सेंटेंस में बी की वर्ब आए तो उसे मूल फॉर्म में लिखकर आईएनजी जोड़ते हैं, अर्थात बीइंग लिखते हैं, तथा
दूसरे वाक्य को लिखने से पहले, दूसरे वाक्य को लिखने से पहले कॉमा का प्रयोग करते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स को शायद ये ना पता हो कि बी क्या है, तो बी वर्ब क्या है। बी के अंतर्गत बी के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज एंड वर, ये 5 वर्ब्स बी के अंतर्गत आती हैं। तो अगर इन 5 वर्ब में से कोई एक प्रयोग हुई हो किस सेंटेंस में जिसमें रीजन हो, तो उसे हमें हटाकर मूल फॉर्म यानी बी लिखकर बी प्लस आईएनजी अर्थात इक्वल टू बीइंग लिखना है। बीइंग लिखकर दूसरा सेंटेंस लिखने से पहले कॉमा लगाएंगे और उसको उसी तरह प्रयोग कर देते हैं बाद वाला सेंटेंस। एग्जाम्पल में देखेंगे, The game was over. Full stop. The spectators went away. तो अब यहाँ पर देखेंगे द गेम वाज ओवर, तो ये अलग, मैंने जैसे इंट्रोडक्शन बताया कि दोनों वाक्य के सब्जेक्ट्स अलग हों तो अलग हैं। ये है इसका रीजन, तो इसमें लिखना है आपको द गेम, वाज को मूल वर्ब यानी बी में ले जाना है और उसमें आईएनजी लगाना है, बीइंग ओवर, कॉमा द स्पेक्टेटर्स वेंट अवे। ये आपका रूल नंबर 1 विद एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लेंगे तुरंत। अब उसके बाद रूल नंबर 2, यदि रीजन वाले पार्ट में सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज हुई हो तो उस पार्ट में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लिखकर दूसरा सेंटेंस उसी प्रकार लिख देते हैं, उसी प्रकार लिख देते हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे कैसे। जैसे यहाँ पर लिखा पहले सेंटेंस में द सन रोज, फुल स्टॉप, द फॉग डिसअपियर्ड। सेकेंड सेंटेंस है द fog disappeared, the fog disappeared। अब क्या करेंगे, क्या देखा कि रीजन क्या है कि सूर्य निकला है और रिजल्ट क्या है कि फॉग यानी कोहरा गायब हुआ।
तो यहाँ पर ये सेकंड और थर्ड फॉर्म में से एक है। तो यहाँ जब इसको हम कंबाइंड करेंगे तो कंबाइंड करते समय द सन, आपको क्या प्रयोग करना है, हैविंग, द सन हैविंग राइजन, कॉमा द फॉग डिसअपियर्ड। ये आपके सामने सेंटेंस बन जाएगा। तो ये है रूल नंबर 2, बहुत इजी। अगर इस रीजन वाले पार्ट में इज एम आर वाज वर आएगा तो उसे बीइंग में बदलकर उसी तरह सेंटेंस को लिखकर कॉमा लगाकर बाद वाला सेंटेंस नोट कर देंगे। और यदि सेकंड या थर्ड फॉर्म प्रयोग हुई हो तो आपको हैविंग के साथ उसकी थर्ड फॉर्म लिखकर कॉमा लगाएंगे, फिर आगे का सेंटेंस लिख देंगे। तो ये रूल नंबर 2 कंफर्म हुआ। अब इसके बाद रूल नंबर 3 देखेंगे। रूल नंबर 3 में रूल नंबर 3, यदि सेंटेंस, यदि रीजन वाले सेंटेंस में, यदि रीजन वाले सेंटेंस में पैसिव फॉर्म का प्रयोग हुआ हो तो उसमें हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तथा नेक्स्ट सेंटेंस लिखने से पहले कॉमा का प्रयोग करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं। अब खैर मैंने ये तो बताया कि यदि रीजन वाले सेंटेंस में पैसिव फॉर्म का प्रयोग हुआ हो तो उसे हैविंग बीन या प्लस थर्ड फॉर्म लिखते हैं। बहुत से लोग पैसिव फॉर्म नहीं पहचान पाते। तो पैसिव फॉर्म पहचानने का मतलब ये है कि जैसे पास्ट में होगी तो वाज के साथ थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट में होगी तो इज के साथ थर्ड फॉर्म, ऐसी सिचुएशन में हो तो हैविंग तो लिखते ही है। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर जैसे एग्जांपल में बताता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पर लिखा द किंग वाज किल्ड, फुल स्टॉप, पहला सेंटेंस। सेकंड नंबर, हिज आर्मी रैन अवे, हिज आर्मी रैन अवे, हिज आर्मी रैन अवे। तो यहाँ पर आप देखिए कि रीजन क्या है, राजा का मारा जाना, और रिजल्ट क्या है कि उसकी सेना का भाग जाना। तो यहाँ पर ये देखिए वाज किल्ड, ये थर्ड फॉर्म लगी। आपको यही समझना है कि यदि वाज के बाद वर्ब ना हो, जो रूल नंबर 1 में बताया गया कि वाज इज एम आर वाज वर्ब के बाद वर्ब ना हो, कोई एडजेक्टिव या नाउन हो, तब तो बीइंग में रहेगा। और यदि बी वर्ब यानी इज एम आर वाज वर्ब के बाद कोई थर्ड फॉर्म आ गई तो वो पैसिव फॉर्म है। तो उसको बनाने का नियम ये है, जब आप कंबाइंड करेंगे तो कंबाइंड करते समय सब्जेक्ट दोनों के अलग होंगे, तो इसलिए द किंग सब्जेक्ट लिखेंगे, द किंग। फिर उसके बाद आपको लिख देना है इसमें हैविंग, और
यहाँ पर वाज, मैंने ये तो बताया कि बी की 5 वर्ब होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, ये इसके अंतर्गत आता है। लेकिन ये नहीं बताया कि बी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में बीन और थर्ड फॉर्म में भी बीन होती है। तो यहाँ पर इनकी दोनों की थर्ड फॉर्म लगनी है, तो हैविंग के बाद वाज की थर्ड फॉर्म होगी बीन, और किल्ड तो ऑलरेडी इसमें थर्ड फॉर्म है, इसलिए मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि वाज की थर्ड फॉर्म है बीन, हैविंग लगा है कब, जब ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा रीजन में। तो द किंग हैविंग बीन किल्ड कॉमा हिज आर्मी रैन अवे। तो ये है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, कर्ता का सुनिश्चय या नाम मात्र की निरपेक्षता। तो ये तीनों रूल्स बता दिए गए, सभी स्टूडेंट्स इसको अच्छे ढंग से समझ लेंगे, देख लेंगे, पॉइंट कर लेंगे। अगर कुछ भी नहीं आता तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे, उनकी पूरी सहायता की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।